हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीम लाइव। तो क्या हाल चाल है आप लोग के। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने आप लोगों को समझा दिया था लास्ट लेक्चर में, अच्छा डिटेल में समझाया था इसको। इसकी ज़रूरत पड़ती है हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाकी अलग ही है पूरी तरह। अब तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और है जिसको पढ़ना है, उसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। एरिया आप सब लोग ने पढ़ा हुआ है क्या होता है, उसमें बस डायरेक्शन ऐड कर देनी है। जब डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो उसको बोलेंगे एरिया वेक्टर। एरिया अभी तक तो आप लोगों ने पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटी होती है, कुछ अलग नहीं होता अब। ठीक है, तो अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पर अपने पास सब डायरेक्शन इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमें दूसरी क्वांटिटी से जब उसको ऑपरेशन करेंगे वहां जरूरत पड़ने वाली है। तो देखो होता किस तरीके से, काम किस तरीके से करता है, ऐसा समझो। ये एक एरिया है, या आपने कोई सरफेस खींचा, एरिया बना दिया, ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई हो गई ये। इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया। एरिया कैलकुलेट करने के बाद उसको तो तुमने मैग्नीट्यूड बोल दिया कि ए मैग्नीट्यूड है, उसका एरिया है, लंबाई गुना चौड़ाई ऐसा करके। अब जो प्लेन है, ये प्लेन दिख रहा होगा आपको, इस प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ एक डायरेक्शन खींचो। जब डायरेक्शन बनाओगे उसको इंक्लूड कर दो इसमें, यानी ए एन के। क्या कहा हमने? ए एन के। मैग्नीट्यूड भी है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी है, दोनों मिलकर बनाते हैं एरिया वेक्टर। क्या बनाते हैं? एरिया वेक्टर, यानी एरिया एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो लिखना है सिंपल सा, दो लाइन लिखनी होती है इसमें। क्या लिखेंगे? एरिया वेक्टर, ये हेडिंग लिख लेना, एरिया वेक्टर। एरिया विद डायरेक्शन, ऐसा लिख सकते हो, एरिया विद डायरेक्शन is called area vector। area vector and its this direction is, ये जरूर बताना, this direction is perpendicular to the plane of area, to the plane of एरिया। यानी ये डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगी। कोई प्लेन है, इस तरीके से समझो, ये प्लेन है तो इस प्लेन के ऊपर की तरफ ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, इसमें बस इतना ही था। अब समझते हैं, इसकी जरूरत पड़ती है थोड़ी सी हमको, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं ना, वहां थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी जरूरत पड़ जाएगी। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, फ्लक्स की बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक छोड़ते हैं, फ्लक्स की बात करते हैं, क्या बल्कि फ्लक्स होता है। फ्लक्स ऐसे समझो, कोई एक बंद डिब्बा लिया, बंद बॉक्स लिया, और बॉक्स के अंदर कोई चीज रख दी। कोई चीज, फॉर एग्जांपल कोई रेडियो एक्टिव चीज रखी हुई है, रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा हुआ है। अब रेडियो एक्टिव मटेरियल से क्या होता है, रेडिएशन बाहर आता है। ये सबने सुना होगा। मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट, कोई रेडियो एक्टिव चीज है, ठीक है, इसको एक बॉक्स में कैद कर दिया, इससे रेडिएशन बाहर आएगा। अब रेडिएशन किस में होगा? वेव्स की फॉर्म में होगा, मतलब ऐसा समझो, रेज की फॉर्म में होगा। तो रेज काउंट हो सकती है, नंबर ही तो होंगे कुछ ना कुछ रेज के। ऐसा तो नहीं कि एक ही रेज आई होगी या 1000 ही आई होंगी, कुछ ना कुछ नंबर होगा उसका। ठीक है, फिक्स नहीं होगा कुछ। उन रेज को काउंट करना शुरू करो। ठीक है, तो वो जो काउंटिंग है जो इस एरिया से पास हो रही है। अब यहां भी ध्यान रखना, एरिया की बात चल रही है, ठीक है, वॉल्यूम या फिर कोई लीनियर लाइन की बात नहीं चल रही, किसकी? एरिया। ये बंद डिब्बा है, बंद डिब्बे का कोई ना कोई सरफेस होगा, सरफेस कोई ना कोई एरिया होगा। जैसे ऐसा समझो फुटबॉल है, फुटबॉल का ऊपर का सरफेस है, उस सरफेस से जितना रेडिएशन का नंबर ऑफ रेज पास हो रही है उसको हम बोलते हैं फ्लक्स। किसकी बात कर रहे हैं? केवल फ्लक्स की। साथ में अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाए तो इस एग्जांपल को हटाओ, यहां पर क्या रख दो? चार्ज रख दो। क्या हो गया अब यहां? चार्ज। चार्ज क्या होता है? उससे अभी पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हर चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, या फिर निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ पास होती है, अंदर की तरफ जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब, या तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर जा रही होंगी। ठीक है, और ये हो गया वो सरफेस जिससे वो क्रॉस कर रही होंगी, जिससे पास हो रही होंगी, क्योंकि बीच में आया हुआ है ना ये। ठीक है, तो उनको काउंट कर लो। जितना काउंटिंग होगा उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या कह सकते हैं? हाँ, इसके अंदर जाने वाले को नहीं, इससे पास होने वाले को बोलते हैं। ये डेफिनेशन में याद रखना। तो सिंपल बोलते क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि इस सरफेस से, किसी भी सरफेस से पास होती है। अब जरूरी नहीं वो बंद सरफेस हो, यहाँ केवल सरफेस की बात हो रही है, ठीक है ना। ऐसा समझो हमने यहां से हटा दिया इसको, उधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, तो हमें बताना है सिर्फ इस सरफेस से पास होने वाली, ठीक है, जो सरफेस है। तो अगर किसी सरफेस से पास हो रही है तो उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। मैं इसको हटाकर लिखता हूं, क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू any surface area, passing through any surface area is called electric flux. Electric flux passing through surface. यानी उस सरफेस एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। डिपेंड किस पे कर रहा है, चार्ज पर। चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता रहेगा वहां से, ठीक है ना, मतलब उतनी ज्यादा रेज छोड़ेगा ना वो, इस तरीके से कह सकते हो इंटेंसिटी उस पर, ठीक है। अभी करते क्या है, ये तो हो गया एक सिर्फ जनरल लैंग्वेज बता दी मैंने कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ऐसा तो नहीं है वहां पर कि चश्मा लगा के बैठ जाओ, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ऐसे तो काउंट नहीं करोगे। उसका अल्टरनेट मेथड देखना पड़ेगा हमको, तरीका दूसरा पता करना पड़ेगा। तरीका पता करने के लिए दूसरा डेफिनेशन आता है इसका। दूसरा डेफिनेशन सिंपल क्या है इसको, हाँ एक चीज है, डिनोटेड बाई, ये लिख लेना, इट इज डिनोटेड बाई, पहले ही लिख लो उसको, बाद में तो लिखना ही है, डिनोटेड बाई, इसको बोलते हैं फाई, ये सिंबल है, यहाँ ई लगा दो, क्यों, आगे एक मैग्नेट वाले चैप्टर चलेंगे वहां पर फाई भी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से दिखाते हैं। अब फॉर्मूला सिंपल होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो यहां जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो कैसे करते हैं, ऐसा सपोज करो ये एक एरिया है, ये एरिया हो गया, ठीक है। इस एरिया के इस पॉइंट से एक रेज निकली, मतलब एक रेज छोड़, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक लाइन निकली, एरिया को थोड़ा बढ़ाया, दो लाइन निकल गई, एरिया को ज्यादा किया और लाइन निकल गई। ऐसे जितना ज्यादा एरिया को करता जाएंगे हम उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती जाएंगी, वहां से पास होने लगेंगी, ठीक है। अब अगर इस पूरे एरिया से देखें तो इस चीज को जब ऑब्जर्व करेंगे तो सिंपल करना क्या है, अगर पूरे एरिया से काउंट करना है तो पूरे एरिया का मल्टीप्लाई कर दो किसी ऐसी क्वांटिटी में जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, जिसकी वजह से, और किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, कोई दूसरी चीज तो नहीं है। चार्ज अगर हम कहें चार्ज की वजह से आ रही है तो चार्ज तो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट हो गया, चार्ज क्या है, फिजिकल क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन इफेक्ट किसका है वहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड से पता चलेगा। चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो हम कंपेयर किससे करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम सरफेस एरिया का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ज्यादा फ्लक्स होगा, यानी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस वहां से पास होंगे, ठीक है। तो दूसरा डेफिनेशन आता है यहां से ई डॉट ए, ई ए लिखते हैं पहले इसको, बाद में ई डॉट ए कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज करना है अभी, हाँ जो मैं बताना रह गया, देखो यहाँ क्या मैंने बोला, पासिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया, इसमें ऐड कर लेना परपेंडिकुलर, ठीक है ना। परपेंडिकुलर क्यों बोला, ऐसे समझो ये एरिया है, ठीक है, और ये एरिया है, और जहां पर मैंने चार्ज रख दिया, चार्ज से इधर से देखना, यहां चार्ज रख दिया, चार्ज से लाइन जा रही है इस तरफ, इस तरीके से, चार्ज थोड़ा नीचे चार्ज रखा, चार्ज से लाइन इस तरीके से भी जा रही होगी, ऊपर भी जा रही होंगी, यानी किसी भी डायरेक्शन में चार्ज से लाइन निकल सकती है। क्यों, चार्ज पॉइंट चार्ज कंसीडर करो, किसी भी शेप का हो सकता है चार्ज, पॉइंट चार्ज भी हो सकता है ना, पॉइंट चार्ज से तो चारों तरफ को लाइन निकलेंगी, तो इससे अलग अलग तरीके से लाइन पास होंगी, कुछ तो इसके परपेंडिकुलर पास हो जाएंगी, कुछ तिरछी पास होंगी और कुछ सीधी पार हो जाएंगी, ऐसा, ठीक है ना। तो इफेक्टिव कौन सी ज्यादा है, ज्यादा इफेक्टिव है जो सीधा परपेंडिकुलर पास हो रही है, सीधा सरफेस पर अटैक करेगी वो लाइन, ठीक है।
तो इस वजह से हम करते क्या है, सिर्फ वही कंसिडर करते हैं जो ज्यादा इफेक्टिव है। तो जो तिरछी लाइन जा रही है इस तरीके से, तिरछी लाइन पास हो रही है, उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये तो नहीं कह सकते वो पास नहीं हो रही, पास तो वो भी हो रही है। बस फर्क क्या है, उनके दो कंपोनेंट टूट गए, एक तो जो परपेंडिकुलर की तरफ पास होगा, एक ऊपर की तरफ पास होगा, इस तरीके से। ये समझो, ये वो सरफेस है, ये वो सरफेस है, यहां हमने चार्ज रख दिया। अब लाइन चली चार्ज से इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चली इस तरीके से, ये इस तरीके से पास हो गई, ठीक है। ये दो तरफ चल रही है, एक तो इस तरफ भी चल रही है, इस तरफ भी चल रही है, इसके दो कंपोनेंट हो गए ना इस लाइन के। तो जो इस तरफ चल रहा है उसको तो हम कंसीडर करेंगे, जो इस तरफ चल रहा है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। क्यों, ये तो पास ही नहीं होगा ना इससे। तो इसका जितना इफेक्ट इसके परपेंडिकुलर पास होगा, केवल वही हमारे काम का है, पैरेलल वाला किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। तो हम करते क्या है, यहां पर एक लाइन ऐड कर लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू इट, या पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया, ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट। यहां ऐड कर लो ये लाइन, परपेंडिकुलर टू इट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया, यानी उस सरफेस एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां परपेंडिकुलर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में ही हमने परपेंडिकुलर इंक्लूड कर दिया, ठीक है ना, तो यहां जरूरत नहीं है। चलो जी, अब ये जो परपेंडिकुलर वाला आता है ना, यहां पर ये जो डॉट प्रोडक्ट लिया, अब समझ आ जाएगा क्यों है, उसको समझ लेते हैं, इसको हटाते हैं। देखो दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं, दूसरी डेफिनेशन क्या बोलती है, प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ या डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे लिखो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, तो क्या था दूसरा, सरफेस एरिया या एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दिया, ठीक है। अभी ये डॉट प्रोडक्ट क्यों आया, उसका रीजन समझ लेना। उसका रीजन सिंपल क्या था कि यही वाली बात बोली जो मैंने ये बोली, ठीक है। या रुको, सरफेस एरिया बनाया आपने इस तरीके से, ये सरफेस एरिया बनाया, ठीक है। इससे रैंडम किसी भी टाइप की लाइन पास हो रही है, ठीक है, मतलब कोई परपेंडिकुलर भी, नॉन परपेंडिकुलर भी, सब तरीके की, ठीक है। तो ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स हो गया ई, ठीक है, सरफेस एरिया ए हो गया, इसका सरफेस एरिया, ठीक है। अब हमें केवल वो सरफेस एरिया चाहिए, या फिर उतना सरफेस एरिया चाहिए, ऐसे बोलो, सॉरी सरफेस एरिया नहीं, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर हो, जो परपेंडिकुलर पास होने पर हेल्प कर रहा हो। बाकी जो दूसरे कंपोनेंट है उनको इग्नोर करता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन सा आता है, कोस थीटा में आता है। किसमें आता है परपेंडिकुलर वाला, कोस थीटा में। ऐसा समझो अब इसको, अगर यहां समझ नहीं आ रहा तो ये सरफेस एरिया बनाया हमने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी ये डायरेक्शन किसकी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। और सरफेस एरिया की डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली, बताया था ना, अगर ये सरफेस एरिया है तो इसके परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। तो ये सरफेस एरिया की डायरेक्शन हो गई, ये जा रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जो इसकी डायरेक्शन में हो, केवल पैरेलल वाला हटा दो वहां से। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ये बनेगा इधर वाला ई साइन, और एक बनेगा ई कोस, ठीक है। और ये हो गया वो एंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं, थीटा, ई साइन थीटा, ई कोस थीटा, ठीक है। हमारे कौन से काम का है, ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, दोनों जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी ए और ई कोस थीटा। अब अगर यहां से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ रहा है हमारे पास, ई ए कोस थीटा, या फिर लिखो ए इंटू ई कोस थीटा, इस तरीके से लिख लेंगे इसको, ठीक है। और इसी को डॉट प्रोडक्ट में बदल लेंगे लास्ट में जाके, क्योंकि कोस थीटा वाला है, तो सिंपल उसी को करते हैं।
डेफिनेशन लिख ली, उसके हिसाब से लिखते हैं हम। क्या लिखेंगे? इसको दोबारा बनाना है आप लोग को, डायग्राम को, एक डायग्राम आपने दोबारा बनाया, इधर बना लो डायग्राम को, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया पर आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा दिया यहाँ से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यहाँ कोई चार्ज रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप लोगों ने दिखा दी। और ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर दिखा दिया आपने, वेक्टर ए, ये दिखा दिया एंगल, ठीक है, एंगल दिखा दिया। यहां पर आपको बताना है इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना है। तो फ्लक्स को किस तरीके से लिखोगे, इसको दो कंपोनेंट ब्रेक करोगे। दो कंपोनेंट कौन से, एक तो इधर कंपोनेंट ब्रेक किया आपने, ई कोस थीटा, और सॉरी साइन थीटा, और एक इधर कंपोनेंट तोड़ा, ई कोस थीटा, ठीक है। अब निकालो फ्लक्स, क्या लिखेंगे, फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, किसका मल्टीप्लाई करना है, ई कोस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे ए में, ठीक है। और यहां पर अभी क्या चल रहा है, केवल मैग्नीट्यूड है, ये याद रखना, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है ना, ई कोस थीटा, ए साइन थीटा, और ए भी केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो इस तरीके से लिख सकते हो इसको, ए को ए एन के, ठीक है। तो ई कोस थीटा और ए हो गया ये, ठीक। अब करना क्या है, इसको ई ए कोस थीटा, ये भी लिख सकते हैं, ई ए कोस थीटा। आपने ए डॉट बी पढ़ा होगा, तो ए डॉट बी कितना होता था, ए बी कोस थीटा होता था, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, ए डॉट बी, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट करते थे तो ए बी कोस थीटा आता था। तो ये क्या हो गया, ए डॉट बी, यानी ई डॉट ए आ जाएगा यहां पर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई डॉट ए, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएंगे, वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्या करी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये क्या था, स्केलर प्रोडक्ट ही था ना, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट एक ही बात होती है। तो आप लोग को पहले ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है। और अगर इससे पहले लिखना चाहो तो स्केलर प्रोडक्ट से अलग डेफिनेशन लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो, स्केलर प्रोडक्ट की जगह केवल लिखो प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या लिखना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ एरिया, ये वाला मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एरिया। क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एरिया। तो ये भी अच्छी बात है, डेफिनेशन को लिख लेना। क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, इधर लिख लो इसको, इधर लिख दे रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आपको ये डेफिनेशन पहले नंबर पर लिखनी है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपकी ये डेफिनेशन आ जाएगी एक और। यानी ये तो जनरल डेफिनेशन थी, ये थी मैथमेटिकल डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एरिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर टू एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसी को आप दिखा सकते हो किससे, फाई इज इक्वल टू, क्या लिखा था आपने, एरिया यानी ए, ठीक है, एरिया यानी ए, या फिर पहले भी लिख सकते हो, ई को पहले लिख लो, ई, और इसका मल्टीप्लाई कर दिया आपने ए में, ठीक है। सामने लिख देना वेयर ई इज परपेंडिकुलर टू ए, ठीक है, ये मेंशन कर देना, ठीक है, वेयर ई इज परपेंडिकुलर टू ए, ई और ए क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके बाद आप ये डायग्राम बनाना है तीसरे नंबर पर, ये डायग्राम बनाएंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट लिखेंगे, ये लिखने के बाद आपको ये वाली डेफिनेशन मिल जाएगी फोर्थ नंबर पर, ये डेफिनेशन अब काम कर जाएगी। तो इसको लिख लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बस इतना ही था, बहुत ज़्यादा नहीं था। अब करना क्या, इसकी डेफिनेशन बहुत काम आती है आगे। तो डेफिनेशन मतलब ये वाला जो फॉर्मूला पढ़ा है मैंने आपको, ई डॉट ए, इससे आपको बहुत अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को मिलेंगे ना, वहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इतना कॉपी करो पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल समझते हैं, देखो होता क्या है, सिंपल ऐसे समझो, दो चीज़ें
डाइपोल की बात कर रहे हैं, दो ऑपोजिट चीजें एक दूसरे के पास पास होंगी कुछ डिस्टेंस पर, बिल्कुल मिली भी नहीं होंगी, कुछ डिस्टेंस पर होंगी, उसी को डाइपोल बोल देते हैं। ठीक है, डाइपोल, डाई का मतलब दो, डाई है यहाँ पर, ये जो डाई वर्ड है इतना, इसका मतलब हो गया दो, और पोल आपको पता है, पोल का मतलब सिरे। ठीक है, और दोनों कैसे होने चाहिए, ऑपोजिट, दोनों सिरे कैसे होने चाहिए, ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब जो इनका नेचर है ना वो एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा होना चाहिए, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे ही मैग्नेट में आएगा, एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए नेचर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली है क्या, एक सिस्टम है, ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज होंगे ऑपोजिट क्वांटिटी के, मतलब ऑपोजिट नेचर के दो चार्ज होंगे, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों की क्वांटिटी सेम होगी, सेम क्वांटिटी होगी, और दोनों पास पास होंगे एक दूसरे के, बिल्कुल मिले भी नहीं होंगे, थोड़ी सी डिस्टेंस पर होंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम, इलेक्ट्रिक डाइपोल is a system of two opposite and equal charges, यानी क्वांटिटी में इक्वल होने चाहिए, नेचर में ऑपोजिट होने चाहिए, ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सिंपल ये, यानी दो ऑपोजिट चार्ज हो बिल्कुल आसपास दूरी पर, बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर होने चाहिए दोनों के दोनों चार्ज। इतनी सी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल की। बनाना हो तो बनाना कैसे है, इस तरीके से देखो, एक पॉजिटिव चार्ज लिखा आपने यहाँ पर, थोड़ी सी डिस्टेंस पर क्या दिखा दिया, नेगेटिव चार्ज दिखा दिया, इसको लिखो प्लस क्यू, उसको लिखो माइनस क्यू। ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस को किससे दिखा दिया आपने, इसको दिखाते हैं हम 2l से। ठीक है, एल से नहीं दिखाना इस डिस्टेंस को, मतलब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना उसको 2l से दिखाते हैं। 2l से क्यों दिखाते हैं, आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे वहां हमको 2l रखना पड़ेगा, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी हमारी। ठीक है ना, इसलिए हम इसको पहले से 2l लिख कर चलते हैं, ये रीजन था बस इसका। आगे जब कैलकुलेशन होगी वहां आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा और क्यों किया था ऐसा। ठीक है, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब एक नई टर्म आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये तो हो गया फिजिकल ऑब्जेक्ट कोई। ठीक है, कि जो दिखाई दिखाई नहीं देगा, मतलब बहुत छोटा होता है, दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिजिकल ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है ना, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल आ जाएंगे, चलो एग्जाम्पल ही समझ लो पहले। एग्जाम्पल क्या, जैसे एक एटम्स लो, कहाँ गया डस्टर, एटम, एटम में मॉलिक्यूल लिया, मॉलिक्यूल किसका, HCl लिखा आपने, क्या लिखा, HCl। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबने पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। इसमें क्या होता है, H पॉजिटिव आयन होता है और Cl नेगेटिव आयन होता है। ठीक है, बनते कैसे हैं ये भी सबको पता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, ये गेन कर लेता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, अट्रैक्शन बनता है, दोनों एक दूसरे की तरफ खिंच जाते हैं। अब ध्यान से देखोगे तो इस पर और इस पर सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों पर सेम है, लेकिन हाँ इक्वल अमाउंट में भी है, एक ही चार्ज है इस पर, एक ही चार्ज है इस पर, और बिल्कुल पास पास भी होंगे, दूर दूर होंगे, तो HCl कैसे बनाएंगे ये। ठीक है, अब ये कभी भी ना इस स्टेट में नहीं मिलेगा आपको कंबाइन, ऐसे स्टेट में नहीं मिलेगा कि बिल्कुल मिल गया, ऐसे नहीं, थोड़ी सी डिस्टेंस हमेशा इनके बीच में बनी रहेगी। तो जितने भी HCl के मॉलिक्यूल्स सब इस फॉर्मेट में, इस फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो ये क्या है, तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया डाइपोल का। दूसरा क्या है, जैसे H2O की बात करो, H2O में क्या हो गया, ऑक्सीजन यहां हो गया, हाइड्रोजन यहां होते हैं इस तरीके से, इस पर 2 निगेटिव होते हैं, इन पर एक एक पॉजिटिव होता है, और इस तरीके से डाइपोल बना रहे होते हैं। ठीक है, यानी ये एक डाइपोल बन गया, ये आधा एक डाइपोल बन गया। ठीक है ना, और अगर पूरे की बात करो, पूरा डाइपोल नहीं है, बस इसके अंदर ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये इतना डाइपोल है और इतना डाइपोल है, दो डाइपोल से मिलके एक तीसरा सिस्टम बन रहा है कोई। ठीक है ना, चलो जी, और कोई एग्जाम्पल लेना है, हाँ दूसरा क्या हो सकता है, अच्छा H2O वगैरह मत लिखना, ये H2O2 ये भी मत लिखना। ठीक है ना, ये बाद की बात है, बाद में देखेंगे इनको। बाकी सबसे जनरल एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल वही काम आएंगे, उनको याद रखना। इन पर डिस्कस करेंगे बाद में। चलो जी, अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसके सामने एक वर्ड ऐड कर लेना, इलेक्ट्रिक डाइपोल
मोमेंट। ये क्या है? अब कोई भी चीज है अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें कुछ ना कुछ नेचर होगा। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था आपको फिजिकली, मतलब ये तो इमेजिन करा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। फिर बाद में आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या आई थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो पढ़ाई होगी आप लोगों को। तो ऐसे अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसकी कोई ना कोई क्वांटिटी होती होगी, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको डिनोट करते हैं पी से। किससे डिनोट करते हैं? पी से। ठीक है। होता क्या है, इन दोनों में से कोई एक चार्ज लो, यानी Q, केवल क्वांटिटी लेनी है, नेचर से मतलब नहीं है अभी, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी के ऑपोजिट नेचर के, तो केवल क्वांटिटी ध्यान रखनी है हमको। और दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी 2L, Q इंटू 12 मल्टीप्लाई कर दो, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसकी जरूरत हमको आगे पढ़ने वाली है। ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो डिफाइन कैसे करोगे? प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज इन एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बस इतना सा आपको डिफाइन करना है। लिखना चाहो लिखवा दूंगा मैं। क्या लिखोगे? प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज अमाउंट ऑफ एनी चार्ज, या इससे पहले ये लिख लेना इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ एनी चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन both charges is called electric dipole moment. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये हो गया। ठीक है ना, दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक डाइपोल डिनोटेड बाई पी। क्या लिखेंगे? डिनोटेड बाई पी। पी से इसको डिनोट करते हैं, और पी क्या है? डिनोट करते हैं। अब एक चीज है, ये जो पी है ना, वेक्टर क्वांटिटी, ये याद रखना। ठीक है, यानी इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, ये आपको हमेशा याद रखनी है। चलो जी, क्या लिखेंगे? पहले तो ऐसा लिख लो, P इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखोगे? P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, where 2L is the distance between them. ये आपने लिख लिया, यानी 2L क्या है? दोनों के बीच के डिस्टेंस है। जो P लिखा ना हमने यहाँ पर, P इज इक्वल टू Q इंटू 12, 12 क्या है? प्लस Q माइनस Q के बीच की डिस्टेंस। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इस पर वेक्टर और लगा लेना। ठीक है। हाँ, या अभी वेक्टर रहने दो, केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड लगा लेना। इसको हटाता हूं मैं, ये लिख लेना आप लोग। अब देखो एक चीज क्या लिखनी है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। मैंने क्या बोला? वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी लिखोगे। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होनी चाहिए इसकी। ठीक है, तो सिंपल इसकी डायरेक्शन बतानी है आपको। डायरेक्शन कैसे बतानी है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो ही डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, सेम। ठीक है ना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो क्या लिखोगे? ये रहा, पहले नोट बनाओगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is a vector quantity, vector quantity। ठीक है, its direction is same as electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ही डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो किधर होगी? देखो कैसे बनाया था इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक पॉजिटिव चार्ज और थोड़ी सी दूरी पर नेगेटिव चार्ज, दोनों को हमने मिला दिया इस तरीके से। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी? 12 थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती कहां पर है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यही तो होता है। तो यानी इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, इस तरीके से इसकी डायरेक्शन बना दो, इसको लिख दो यहाँ।
ठीक है, यानी प्लस से माइनस की तरफ क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो मिला ही दो पूरा। चलो जी, बस इतना आपको लिखना था। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों कंप्लीट हो गए। इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो भी होंगे, या इसके अभी और थ्योरी बची है वैसे, इसके यूज बचे हैं इसके, वो पढ़ते हैं। इसको हटाता हूँ मैं, चलो आगे पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। अभी हमने चार्ज पढ़ा, चार्ज के अराउंड फील्ड पढ़ा था, के क्यू बाई आर स्क्वायर करके पढ़ लिया था। सेम ऐसे ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के चारों तरफ का फील्ड। तो उसको कैसे करते हैं, अब देखो यहाँ ना दो स्पेशल केस पढ़ते हैं। वैसे तो स्पेशल नहीं, जनरल हमको करना चाहिए, लेकिन जनरल नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं, दो स्पेशल केस। किस तरीके से, एक हमने डाइपोल बनाया इस तरीके से, यानी ये एक पॉजिटिव निगेटिव। एक तो इसके इस वाली एक्सिस पर देखेंगे, इधर या फिर कहीं इधर, यानी इसकी सीध में। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सियल, इसको बोलते हैं एक्सियल। क्यों, एक्सिस पर देख रहे हैं। दूसरा देखते हैं इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर, बिल्कुल सीध में, यानी इसके सेंटर से ऊपर जाओ ऐसे, उसके सीध में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। यानी दो जगह पता करना है, या तो इधर या इधर एक्सियल पोजीशन पर, या इक्वेटोरियल पोजीशन पर। दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे और दोनों को क्या करते हैं, दोनों में डेरिवेशन करना पड़ेगा हमको। ठीक है ना, तो बस यही करते हैं देखो, और ये आते जरूर है, ये बात याद रखना। ठीक है, सबसे पहले पता करते हैं एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हेडिंग बनेगा सिंपल तुम्हारा, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन। ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन के लिए सिंपल करोगे क्या, सबसे पहले तो एक डाइपोल बनाया हमने। ठीक है, डाइपोल में ये प्लस और ये माइनस हो गया। ठीक है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज लिया, एक नेगेटिव चार्ज लिया। अब पॉजिटिव को यहाँ प्लस लिख लो, चलो यहाँ नेगेटिव लिख लिया, इसको तुमने इस तरीके से मिला दिया, ये मिल गया। ठीक है, इसके डिस्टेंस क्या कंसिडर करनी है, अभी देखी थी हमने, 2l कंसिडर करनी है। ठीक है, तो 2l कंसिडर करने का मतलब है ये यहां से हाफ करो, इधर l और इधर l, ये कंसिडर कर लिया। अब इसके सेंटर को हमने O कंसिडर किया। क्या कंसिडर किया, इसके सेंटर को O कंसिडर किया। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, O कंसिडर किया। अब करना ये है, इसके सेंटर से इस तरफ या इस तरफ, किसी भी तरफ एक पॉइंट कंसिडर करना है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, क्योंकि एक्सियल है। एक्सियल में हमने यहां से एक लाइन बनाई इस तरीके से, और इतनी दूरी पर यहां हमने एक पॉइंट कंसिडर किया P, जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है कि कितना होगा। उसको कंसिडर किया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस R कंसिडर कर लो। कितनी कंसिडर की डिस्टेंस हमने, R। तो R कहां से कहां तक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई। ठीक है, यानी L इधर ये रही, L ये रही, यहां से यहां तक की अगर मुझे डिस्टेंस पता करनी हो कितनी हो जाएगी, R प्लस L, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता करनी हो तो R माइनस L। दोनों डिस्टेंस पता चल गए, दोनों का इस्तेमाल करेंगे और सोल्व करेंगे। अभी देखो करते क्या है, सबसे पहले प्लस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं। इस पॉइंट को लिखते हैं ऊपर, क्या लिखते हैं इसको, P लिखा। प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दूर की तरफ होता है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। इसको लिखेंगे E प्लस, क्या लिखेंगे, E प्लस। नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की तरफ खींचता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी वजह से इसको क्या लिखेंगे, E नेगेटिव, यानी E माइनस। दो फील्ड लिख लिए हमने, दोनों फील्ड को कैलकुलेट करते हैं, बाद में फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले E प्लस पता करते हैं। तो लैंग्वेज वगैरह आप लिख लेंगे आसानी से, बहुत सिंपल होती है कि लिखना क्या है, जो डायग्राम बनाया उसी को लैंग्वेज में लिख देना है। E प्लस लिखो पहले, E प्लस होता क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो लिखते थे, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन लिखकर चलता है, जनरल केस लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू, इसको कंसिडर किया हमने, क्यू किया, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो हमें तो केवल क्या लेना है, ये मैग्नीट्यूड से मतलब है Q अपॉन R स्क्वायर। क्या होता था, R स्क्वायर। R स्क्वायर कितना हो जाएगा, R देखो क्या होता था, यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है, ये वाले R की बात नहीं कर रहा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, R प्लस L। तो क्या लिखोगे, L प्लस R, या जो भी R प्लस L का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखा। इसको लिख दो इक्वेशन 1, क्या लिख दिया इसको, इक्वेशन 1। E नेगेटिव पता करते हैं, E नेगेटिव पता करेंगे, वो भी क्या, 1/4
पाई एप्सिलॉन आएगा, ऊपर क्यू आएगा, चेंज थोड़ा सा कहाँ आएगा, यहां पर। इस बार यहां से डिस्टेंस देखनी है तो क्या हो जाएगा, आर माइनस एल हो जाएगा ये, ठीक है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आर प्लस एल, आर माइनस एल। अब जरा ध्यान से देखो, दोनों में फर्क, दोनों क्या है, डायरेक्शन अलग अलग है। तो जब फाइनल हम निकालेंगे वेक्टर एडिशन के हिसाब से निकालते हैं। वेक्टर एडिशन में हम क्या देखते हैं लास्ट में, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो जो ज्यादा वाला है उसमें से कम वाले को घटा दो। अब ये देखना है ज्यादा वाला कौन है, कम वाला कौन है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज दूर था, नेगेटिव चार्ज पास था। यहां से भी पता कर सकते हो, आर प्लस एल, आर माइनस एल। आर प्लस एल क्या है, ग्रेटर है, आर माइनस एल कम है। तो अगर ये कम है और ये इनवर्स में आ रहा है, यानी डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसका मतलब ई नेगेटिव ग्रेटर है। ई नेगेटिव क्या है, ग्रेटर है। या फिर अगर इसको उल्टा कर दिया, प्लस वाला इधर होता, माइनस वाला इधर होता, ठीक है, तो वो अलग होता, ठीक है। तो वो किस पर डिपेंड करेगा कि तुम नेगेटिव वाले के पास हो या पॉजिटिव वाले के पास हो। तो जिसके पास हो ना वो ज्यादा ग्रेटर होगा, ठीक है। तो करते क्या है, फाइनली निकालते हैं, सोल्व करेंगे। तो फाइनल जब निकालेंगे इसको लिखेंगे इस तरीके से, वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर ई पॉजिटिव और प्लस वेक्टर ई नेगेटिव। और इसी को जब फाइनल हम लिखेंगे ना तो इस तरीके से लिखेंगे, ई इज इक्वल टू ई नेगेटिव में से ई पॉजिटिव को घटाना है। क्यों घटाना है, क्योंकि ऑपोजिट है। दूसरी बात, ई नेगेटिव बड़ा है, तो रीजन क्या लिखोगे यहां पर, क्योंकि ई नेगेटिव इज ग्रेटर देन ई पॉजिटिव, ठीक है ना। ये ई पॉजिटिव इसकी वजह से था ना, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था उसकी वैल्यू ज्यादा थी, तो उसमें से घटाना है हमको, ठीक है। तो घटाओ, क्या करोगे, ई नेगेटिव। अब देखो इसमें ये वाला ये तो कॉमन है ना सीधा, या फिर लिख लो, ई इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये बना क्यू अपॉन, क्या था पहले, ई नेगेटिव था ना, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस फिर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। चलो जी, इसको कहाँ लिखते हैं, अभी इधर ही लिखते हैं, कि इक्वल टू, कॉमन क्या आ रहा है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर इसको पूरे को एल कंसिडर करता तो यहाँ एल बाई टू करना पड़ता, यहाँ एल बाई टू करना पड़ता, और यहाँ पर एल बाई टू आ जाता तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनती, इसीलिए 2L किया था मैंने। अब क्या रह गया, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर बचा, 1/r - l का होल स्क्वायर माइनस 1/r + l का होल स्क्वायर, और ये पूरा ब्रैकेट में, क्योंकि कॉमन भी आया ना वो। अब इसी को जब सोल्व करोगे, सोल्व करके कुछ इस तरीके से आएगा, q/4 पाई एप्सिलॉन। इसको जब सोल्व करते हैं ना तो देखो, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, आमने सामने मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर तो आ जाएगा 4rl, ये बन जाएगा, ठीक है ना। कैसे बनेगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl आएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई करो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl आएगा, क्यों, यहाँ निगेटिव है, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, इधर से 2rl बचेगा और इधर से माइनस 2rl बचेगा, और ये माइनस उसको प्लस करेगा, तो प्लस 2rl प्लस 4rl बन जाएगा। तो ये तो हो जाएगा ऊपर 4rl, ठीक है, ये हो गया 4rl डिवाइड में, इनके आमने सामने मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होगी तो देखो कैसे लिखेंगे, r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, r माइनस एल, r प्लस एल और उस पूरे का होल स्क्वायर। तो यानी ये इस तरीके से भी बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा ये फाइनल में, ठीक है। तो आपको इतना ना लिखकर क्या लिखना है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब देखो करना क्या है इसमें, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। इसमें अगर ध्यान से देखो तो आर और एल में आर कितना ज्यादा है, ये है, और एल क्या है, ये है। ये आपको देखने में भी लग रहा होगा, लेकिन डाइपोल ना बहुत छोटा होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम जितनी दूरी पर निकालते हैं ना वो उसके कंपेरेबल में बहुत ज्यादा होता है कंपेयर में, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। अगर वेरी वेरी ग्रेटर देन है तो जब स्क्वायर करेंगे तो और भी फर्क आ जाएगा, देन वी कैन नेग्लेक्ट क्या हो जाएगा, एल को नेग्लेक्ट करना है, एल स्क्वायर,
एल को नेग्लेक्ट नहीं करना, उस वाले एल को ऐसे ही रहने देना जो एल स्क्वायर है ना, जब एल छोटा है तो एल स्क्वायर और भी ज्यादा छोटा होगा, ठीक है ना। तो एल स्क्वायर को यहां से हटा दो, एल स्क्वायर को जैसे ही हटाएंगे क्या बचेगा, आर की पावर 4 हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया ना, आर की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। तो आर की पावर 4 बन जाएगा, इसको इधर करते हैं अभी, या एक काम करो इतना लिखो, इधर लिखते हैं फिर इसको, मैं इसको हटाता हूं यहां से, उसको सोल्व करना शुरू करते हैं। E इज इक्वल टू क्या बनेगा फिर, Q अपॉन, अच्छा Q का क्या करो, देखो R को यहां से अलग करो, 4L और Q को अलग कर लो, ठीक है, और उसमें से भी 2 अलग करो, 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन बन जाएगा ये, 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और R भी अलग कर लो, चलो ठीक है ना। यानी 4R में से 2R हमने अलग किया, तो 2 बचा, L बचा और Q बचा, Q इंटू 2L को अलग लिखो एक साथ, Q इंटू 2L, और डिवाइड में कितना बचेगा तुम्हारे पास, R की पावर 4 बचेगा, क्यों L तो तुमने हटा दिया ना, तो L हट जाएगा, R की पावर 4, R स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो दोबारा से स्क्वायर हो रहा है ना, यानी पावर 4। अब ध्यान से देखो Q इंटू 2L को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं हम, ठीक है। हमने क्या पढ़ा हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ये पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो इसकी, जैसे ही वैल्यू रखेंगे ये किस तरीके से आएगा, E इज इक्वल टू 2 को उधर ही रहने दो, R से एक पावर भी कम होगी, ठीक है ना, तो बनेगा 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और ये बन जाएगा कितना, P अपॉन आर क्यूब, कितना बना, P अपॉन आर क्यूब, इस तरीके से, ठीक है ना। बस इतना ही करना था, और इसकी जगह क्या लिख लेते हैं, 2 को हम यहाँ लिखते हैं 2P अपॉन आर क्यूब, इस तरीके से ये आता है फाइनल फॉर्मूला। और अगर डायरेक्शन के फॉर्म में लिखना है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी डायरेक्शन सेम होती है ना, तो क्या लिख दोगे यहाँ पर, एक पी कैप और लगा देना, बस सिंपल इतना ही होगा, ठीक है ना। यानी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या छोड़ो चलो अलग से लिख लेना उसको। तो इसको कॉपी करो, एक्सेल वाला हो गया, इक्वेटोरियल वाला भी देखेंगे अभी। चलो ये हो गया, और इसमें आपको डायरेक्शन ऐड करनी थी, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऐड करने के लिए पी कैप लिख लेना, बस इतना हो जाएगा, उसके बाद फॉर्मूला एंड। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल क्या होता है, एक्सिस के ऊपर की तरफ, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर उसका डायग्राम बनाएंगे इधर। तो इक्वेटोरियल पहले हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन, क्या लिखोगे इसको, इक्वेटोरियल पोजीशन, ये हो जाएगा। इक्वेटोरियल पोजीशन है तो देखो किस तरीके से बनेगी, ये पॉजिटिव चार्ज, इससे थोड़ी दूरी पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसको प्लस क्यू लिखा, इसको माइनस क्यू लिखा, वही बीच में ये क्या है, सेंटर है दोनों का, ठीक है। तो उधर एल इधर एल, इस तरीके से ही तो लिखोगे, ये भी एल ये भी एल। इसके जस्ट ऊपर कंसीडर करो, कहां पर, जस्ट ऊपर, यहां कोई पॉइंट है P, जहां तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है। तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, नेगेटिव साइन यानी माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। तो बस सबसे पहले प्लस की वजह से इससे लाइन बनाते हैं, इससे मिलाते हैं इसको, इस तरीके से, ठीक है। यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा इस तरीके से जा रहा होगा, इसको क्या लिखोगे, ई पॉजिटिव, यही तो लिखोगे, यानी ये प्लस है, प्लस की वजह से दूर की तरफ होगा। अब ये निगेटिव की वजह से इसकी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक लाइन तुमने इसको मिलाया इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां इस तरीके से, इसको क्या लिखोगे, ई निगेटिव, ये बन गया, ठीक है। अभी करना क्या है, एक लाइन हमने यहां बनाई, ठीक है, क्यों बनाई एक लाइन, अब देखो इनके ना कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, कंपोनेंट क्या ब्रेक करेंगे, ई प्लस है, ई प्लस तिरछा जा रहा है, तिरछा जा रहा है, इसका मतलब दो कंपोनेंट होंगे, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो सबसे पहले तो इस एंगल को थीटा कंसीडर कर लो, क्या एंगल कंसीडर किया इसको हमने, थीटा, ठीक है। ये क्या है, बिल्कुल सेंटर में, ये क्या है, ओ ओ पॉइंट है, यानी इसके और इसके ठीक सेंटर में है, तो यानी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी, इक्वल है तो ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, यानी ये भी थीटा और ये भी थीटा, ठीक है। अब ये थीटा है, इसके ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है। हमने क्या बनाया, ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल लाइन खींची,
अगर ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखो इसको, ये दो लाइन होती है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल चलता है, ये थ्योरम पढ़ाई जाती है मैथमेटिक्स में 6ठी 7वीं क्लास में। ठीक है, चलो जी, ये एंगल थीटा हो गया, इतना ही पता करना था हमको, और पता ही नहीं करना था कुछ भी। हाँ, इधर वाले एंगल की बात करेंगे तो इधर वाला एंगल भी सेम थीटा ही आएगा। ठीक है, इस वाले एंगल के हिसाब से निकालोगे। ये वाला एंगल कैसे, देखो ये ऐसा काम करता है, क्या बन रहा है यहाँ पर, z बन रहा होगा, ये एक लाइन आ रही है इधर, फिर दूसरी लाइन, फिर इधर की लाइन चलेगी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, z जो होता है ना, z इस तरीके से, या फिर उल्टा बनाओ, ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये z बन रहा है इधर, ये लाइन आई, ये आई और ये लाइन आई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, चलो जी, अब कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। ई प्लस का एक कंपोनेंट आएगा इधर, ई प्लस कोस थीटा, ई प्लस कोस थीटा। ठीक है, और ऐसे ई निगेटिव का एक कंपोनेंट आएगा इधर, ई निगेटिव कोस थीटा, इस तरीके से। ठीक है, दोनों, एक ई प्लस है एक ई माइनस है, दोनों का कोस थीटा, क्यों, थीटा जहां से मिला हुआ होता है ना, जहां से एंगल बनाया जा रहा होता है, कहां से बनाया जा रहा है एंगल, यहां से, उस डायरेक्शन में कोस थीटा वाला कंपोनेंट आता है। इसका दूसरा कंपोनेंट कहां जाएगा, जिधर एंगल नहीं दिखाई दे रहा, यानी ये इसकी सीध में ऊपर, तो इसको बोलेंगे ई प्लस साइन थीटा। क्या बोलेंगे इसको, ई प्लस, सेम निगेटिव वाले की वजह से कहां पर आएगा, ये नीचे की तरफ खींचा हुआ है, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा यहां पर, जिसको हम बोलेंगे ई निगेटिव साइन थीटा, यानी ये कंपोनेंट है ये वाला। समझ आ गया, डायग्राम इसको ड्रॉ कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। अब देखो क्या करेंगे, हमने जहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है आर कंसिडर कर ली, इसको पॉइंट को कंसिडर करते हैं, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, और जहां पर हम कैलकुलेट कर रहे थे वो पी पॉइंट है। तो पहले तो ए से पी तक की डिस्टेंस पता करनी है और बी से पी तक की डिस्टेंस पता करनी है। तो यहां पर आएगा पाइथागोरस थ्योरम काम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अगर ये 90 डिग्री है तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ऐसे ही तो काम करता है। तो बस यही लिख लो इसको पहले। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए पी इज इक्वल टू, ए से पी तक की डिस्टेंस, या बी पी, हाँ बी पी भी दोनों सेम ही है। ठीक है, बी पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा, यानी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। चलो जी, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ई प्लस पता करो। ई प्लस पता करेंगे तो वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्साइलन, वही फॉर्मूला पहले 1/4 पाई एप्साइलन। अब ये हो गया 1/4 पाई एप्साइलन। उसके बाद क्या आएगा कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू तो क्यू ही रहेगा, आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा, ए पी स्क्वायर, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहीं से तो देख रहे हैं मुझको। ठीक है, तो ये कितना था, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर करेंगे ए पी स्क्वायर बी पी स्क्वायर, तो ये हट जाएगा। ठीक है ना, तो ए पी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1। चलो जी, अब आया ई निगेटिव। ई निगेटिव क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्साइलन क्यू अपॉन, ये भी सेम आने वाला है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों, इस बार दोनों बार ना डिस्टेंस सेम है। पहले क्या थी, एल प्लस आर, आर प्लस एल और आर माइनस एल हो रहा था ना, इस बार आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही है हर बार डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस है तो इसका मतलब यहां पर देखो, इसका मैग्नीट्यूड देखो, क्यू और क्यू दोनों सेम, ये भी सेम, इधर वाला भी सेम, इसका मतलब मैग्नीट्यूड में ई प्लस और ई निगेटिव इक्वल है। तो हेयर क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ई प्लस, ये मोड से मैग्नीट्यूड पता चलता है, और ई माइनस इक्वल है। ठीक है, इक्वल होने का क्या मतलब है, ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा। जब ई प्लस ई माइनस बराबर है, जो कि मैग्नीट्यूड है, तो साइन थीटा भी तो इक्वल है, क्योंकि थीटा दोनों का सेम है। तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी दोनों ही सेम है, और सेम है साथ ही साथ के ऑपोजिट है। ऑपोजिट होने का मतलब एक ऊपर है एक नीचे है, और इक्वल है तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल। अगर कैंसिल कर दिया तो ये वाले तो खत्म हो गए अब किसी काम के नहीं। अब बात आती है कोस थीटा वालों की। कोस थीटा में दोनों सेम है, ई प्लस कोस थीटा ई माइनस कोस थीटा, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ऐड करने पड़ेंगे हमें, ऐड करके ये डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको करना क्या है, बस यही करना है, इनको ऐड कर देना है और इनको कैंसिल कर देना है। ठीक है, तो क्या इसको लिखना पड़ेगा लैंग्वेज में आपको कि साइन कॉम्पोनेंट ऑफ, या साइन component of E positive and E negative are same, equal
मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या है, दोनों ऑपोजिट है, तो ये क्या कर देंगे, हेंस कैंसिल ईच अदर। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये कौन से वाले, साइन कंपोनेंट, ठीक है। साइन कंपोनेंट कैंसिल कर दिया। अब साइन कंपोनेंट कैंसिल करने के बाद बात आती है कोस कंपोनेंट की। कोस कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में इसका मतलब क्या, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, कोसाइन कंपोनेंट, कोस को कोसाइन बोलते हैं, कोसाइन कंपोनेंट ऑफ E प्लस एंड E नेगेटिव, E प्लस एंड E माइनस आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अभी करना क्या है, इसको हटाते हैं, थोड़ा यहां लिख जाएगा, अभी इनको ऐड करो, देन जो फाइनल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, उसको लिखेंगे E प्लस कोस थीटा और प्लस E माइनस कोस थीटा, ये होगा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों की वैल्यू रखो, E प्लस की वैल्यू ये रही, E माइनस की वैल्यू ये रही, दोनों सेम है बिल्कुल। अगर दोनों सेम है तो क्या करेंगे हम, ये आएगा इस तरीके से कुछ, 1/4πε Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये हो गया कोस थीटा प्लस 1/4πε Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी कोस थीटा। दोनों बिल्कुल सेम सेम दिख रहे होंगे, तो एक ही बार लिखो इसको। तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से, 2/4πε और Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये हो गया कोस थीटा। अब बात आती है यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू रखने की। तो कोस थीटा हम ज्योमेट्री यहीं से देखेंगे और यहीं से ज्योमेट्री लगाकर कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे। अभी क्या करते हैं, इतना हटाते हैं इसको, देखो कोस थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा यार, कोस थीटा क्या होता है, बेस और हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, देखो कोस थीटा है, कोस थीटा यहीं से भी पता चल जाएगा हमको। अगर थीटा ये है तो थीटा के सामने वाले ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है। तो हमारे पास क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस लाना है कोस थीटा की जगह, तो बेस क्या है हमारे पास, एल, और हाइपोटेनस क्या है, ये वाला यानी एपी। तो क्या लिखेंगे, एल अपॉन एपी। तो कोस थीटा बनेगा हमारे पास एल अपॉन एपी, और एपी की जगह क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यही तो था अभी थोड़ी देर पहले यहाँ लिखा हुआ था ना, अब वहां एपी स्क्वायर लिखा था, यहाँ एपी है, ठीक है ना। चलो जी, तो ये वैल्यू क्या करनी है हमको, यहाँ रखनी है। जैसे यहाँ वैल्यू रखेंगे ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, E इज इक्वल टू 2 को Q के साथ लिख लेना, 1/4πε 2Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ भी वही क्या, कोस थीटा की जगह एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी पावर ना हाफ लिख लो, स्क्वायर रूट से अच्छा क्या रहता है, हाफ। इसके पूरे की 1 पावर और इसकी हाफ पावर, तो ये बन जाएगी 3/2 पावर, 3/2 पावर, ठीक है। तो यानी कुछ इस तरीके से बनेगा, ये 1/4πε Q इंटू 12 बन गया, ये तो L और Q 2Q हो गया, Q इंटू 12 जिसकी जगह P आ जाएगा, और ये बनेगा इस तरीके से, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना, ऐड करो, यहाँ 1 पावर या हाफ पावर, दोनों पावर ऐड होगी तो कितनी बनेगी, 3/2 पावर। अब इसमें भी सेम वही, आर और एल में, आर क्या है, वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, हैंस, या फिर सो वी कैन इग्नोर या नेग्लेक्ट एल स्क्वायर, ठीक है। हम एल स्क्वायर को क्या कर देंगे, यहां से हटा देंगे। एल स्क्वायर को जैसे ही हटाएंगे, आर स्क्वायर की पावर कितनी है, 3/2 आ जाएगी, आर स्क्वायर की पावर 3/2। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तुम, आर की पावर 3 बचेगी यहाँ पर, यानी 2 से 2 कैंसिल होगा, आर क्यूब बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यानी क्या बन सकता है, इसको हटाते हैं अभी, ये लिखते रहना आप लोग,
ये कुछ इस तरीके से आएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q इंटू 12, इसकी जगह P लिखते हैं अभी, और ये हो गया आर स्क्वायर यानी आर क्यूब बचा ये, ठीक है ना। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है, Q इंटू 12 इज इक्वल टू P होता था, ठीक है। तो इसकी जगह वैल्यू रखो, जैसे ही वैल्यू रखेंगे ये फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन आर क्यूब। और अगर डायरेक्शन पता करनी है तो P कैप से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ वेक्टर लगाओ या P कैप से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। या फिर यहाँ भी P वेक्टर लगा सकते हो सीधा, मतलब जरूरी नहीं सिर्फ मल्टीप्लाई करो, इस पर वेक्टर लगाओ, इस पर वेक्टर लगाओ, हो जाएगा काम। तो और कुछ बचा इसमें? नहीं, बस इतना ही था, ठीक है ना। दोनों फॉर्मूले आप लोग के हो चुके हैं, दोनों फॉर्मूले आप लोग को लिखने। एक होता है जनरल फॉर्मूला, वो भी नहीं कराएंगे, अगर सिलेबस में होगा तो करा देंगे, बाकी फिर देखते हैं। और पोटेंशियल वाले फॉर्मूले भी आएंगे कुछ, दोनों इसी तरीके से आते हैं, वो भी देखेंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी और क्या है इसमें, फिजिकल सिग्निफिकेंस और डाइपोल, ठीक है, एग्जाम्पल तो कर लेते हैं। तो अभी आता है फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस वही है जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, बस ये पता लगाना होता है उसमें। एटम्स अभी बताए थे, जैसे HCl का मॉलिक्यूल था HCl, तो H पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पर निगेटिव चार्ज आता है, और ये क्या होता है, ये डाइपोल बनाकर रखते हैं, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, इनको ब्रेक करना होता है। ब्रेक करना आपने पढ़ा होगा, ये क्या एसिड है, एसिड को जब हम किसी चीज में पानी में मिलाते हैं तो ये टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? पानी डाइलेक्ट्रिक है बहुत अच्छा वाला, इनके बीच के फोर्स को खत्म कर देता है, ठीक है। तो अगर हम पानी में इसको मिलाएंगे तो टूट जाएंगे। अब बात है टूटने के बाद क्या होगा, कि टूटने के बाद किस तरीके से टूटेंगे। तो कुछ इस तरीके से समझो कि इस पर पॉजिटिव है, इस पर निगेटिव है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा हुआ है ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को इसने अपनी तरफ खींचा। तो जब ये टूटेगा ना तो इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ही ले जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं ले पाएगा। जबकि इलेक्ट्रॉन किसका था वो पहले? हाइड्रोजन का था। हाइड्रोजन न्यूट्रल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, और Cl इस तरीके से होता है 17Cl35, ठीक है। लेकिन जब यहां टूटता है तो यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसके पास 0 रह जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर H2O2 इस टाइप के मॉलिक्यूल की बात करें तो ये भी डाइपोल बनाकर रखते हैं। जैसे H2 या Cl2 की बात करो, चलो Cl2 डाइपोल बनाकर रखते हैं कैसे, एक Cl इधर होता है, एक Cl इधर होता है, दोनों के बीच में बराबर शेयर होता है इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये बॉन्ड पढ़ाया जाता है वहां पर कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, उसमें भी इसी तरीके का काम होता है। वहां पर जरूरी हर बार इलेक्ट्रिक बॉन्ड में ऐसा काम हो, ये बीच में बिल्कुल शेयर है। और जब ये टूटेंगे आपस में एक दूसरे से अलग होंगे तो इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल सेंटर में, तो बराबर बराबर ही शेयर होगा, यानी जो जिसका इलेक्ट्रॉन था वो वापस लेकर अलग हो जाएगा, ये न्यूट्रल पहले जैसे हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। तो इसी चीज को समझने के लिए हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, डाइपोल का। डाइपोल मोमेंट या डाइपोल, ये सारा काम इसी के अंडर में होता है, ठीक है ना। बस इतना समझना है हमको इसमें। तो काम की चीज पढ़ते हैं अब। काम की चीज क्या है, बस इतना ही था, ठीक है। एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या बोलता है ये बोल रहा है 2 चार्जेस हैं +10 माइक्रोकुलम ±10 माइक्रोकुलम, ठीक है। आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट, देखो कम डिस्टेंस दिया ना, 5 मिलीमीटर अपार्ट। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन इट्स एक्सिस ऑफ द डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर अवे, दोनों उसमें दे दी, दोनों डायरेक्शन में दिया है। ए पॉइंट P ऑन एक्सिस ऑफ द डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे ऑन द, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एज शोन इन फिगर, ठीक है। ए बी एंड पॉइंट Q दिया है, दूसरा पॉइंट दिया है 15 सेंटीमीटर अवे O ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू O एंड द नॉर्मल टू द एक्सिस डाइपोल, यानी सिंपल उसने डायग्राम में ही सब कुछ समझा दिया, इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। हमें करना क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। सिंपल, दोनों फॉर्मूले पढ़े हुए, दोनों फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो पहले ए की बात करते हैं, ठीक है। ए को सीधा ई ए लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, ई ए। ई ए क्या होगा, सीधा 1/4 पाई एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर नहीं दिया ना कुछ उसने तो एप्सिलॉन नॉट लिख के चलो, जनरल में एप्सिलॉन रहता है वो एप्सिलॉन। और क्या था यहाँ 2p/r3, यही तो पढ़ा था हमने, 2p/r3। 2p क्यों, एक्सियल पोजीशन है, ठीक है। इसके सामने क्या लिख दोगे, एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल की वजह से 2p/r3। अब क्या करो, सिंपल वैल्यू रखो, बात है p,
हाँ पहले पी निकाल लो, देखो दोनों में प्लस माइनस टेन है ना, तो पहले सीधा पी निकाल लो, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे उसकी। पी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू टू एल, यही होता है ना, क्यू इंटू टू एल। क्यू कितना है, प्लस माइनस 10 माइक्रोकुलाम, लेकिन हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलने के लिए हमने पावर -6 से मल्टीप्लाई किया। ये याद रखना, कहीं भी अगर वैल्यू माइक्रो में दी हुई है तो माइक्रो को वहां से हटाना है, माइक्रो हटाने के लिए पावर -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पावर -6 से मल्टीप्लाई किया, और 12 की वैल्यू कितनी, 5 मिलीमीटर, कितनी है 5 मिलीमीटर। मिलीमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो उसको भी चेंज करेंगे, तो ये बनेगा 5 इंटू 10⁻³ मीटर, ये हो गया। इसको सोल्व करो तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर केवल बचेगा 5, ठीक है, इंटू 10 की पावर कितना बच रहा है, -6 -3 -9, और एक यहाँ से कम हो जाएगा, -8 रह जाएगा, तो 5 इंटू 10 की पावर -8 कुलाम मीटर, ये इसकी यूनिट है। क्यों, क्यू का कुलाम, एल का मीटर, ठीक है, एल लेंथ है ना मीटर, तो कुलाम मीटर इसकी यूनिट होगी। अब करते हैं अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई। अलग अलग फॉर्मूला क्या था, पहले पता लगाते हैं ई ए, यानी ए वाले कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। तो ए वाला कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। ऐसा फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि ये एक्सियल पोजीशन में है, ठीक है। एक्सियल पोजीशन में है तो वैल्यू रखो इसकी। इसकी वैल्यू मैंने बताई हुई है क्या थी, 9 इंटू 10⁻9 होती है, ये तो फिक्स है, यानी ये कांस्टेंट होता था ना, बता दिया था पहले ही आप लोग को। 2p था, 2 p की वैल्यू क्या, ये अभी अभी निकालिए, 5 इंटू 10⁸, 5 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, और डिवाइड बाई आर क्यूब। आर कितना था ये देखो, इसने बोला है 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी आर की वैल्यू दे दी 15 सेंटीमीटर, कितनी दी है 15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, कितना बनेगा ये 15 इंटू 10⁻² मीटर, ये तो बना। लेकिन हमें क्या करना है, क्यूब करना है, तो क्यूब कर लो चलो। 15 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 15 इंटू 15 इंटू 15, 3 ही बार लिख दो इसको एक बार, ठीक है। 10 की पावर कितना, -2 का क्यूब करो कितना हो जाएगा, -6, यानी मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 3 टाइम्स कर दो उसका, -6। इसको आप लोग को कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अंदाजा लगाएं कितना आ रहा है, 5 टू ज़ 10, 10 तो यहाँ चला गया। अच्छा एक चीज़ देखते हैं, देखो 5 टू ज़ 10, 10 इसमें साथ मिलकर 10 पावर बना देगा, इसमें से पावर -8 कम करेगा, 10 में से एक यानी 100, 2 पावर बचेगी, 6 ऊपर जाएगी, प्लस की पावर बचेगी, ऐसा समझो। 9 पावर ये रही, -8 पावर ये रही, एक पावर 5 दूनी 10, यानी यहाँ से एक पावर ऐड होगी, 6 ऊपर जाके प्लस की पावर बनेगी, तो +6 यहाँ से ऐड होगी। तो ये कुछ इस तरीके से 6 और 1 7, और 9 7 16 -8, यानी 8 पावर बचेगी हमारे पास टोटल। तो जो फाइनल आंसर कुछ बचेगा इस तरीके का, 9/15 का क्यूब इंटू 10⁸8, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही कुलाम पर मीटर, न्यूटन पर कुलाम, ऐसा करके न्यूटन पर कुलाम, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, अभी करना क्या है, इसको सोल्व कर लेंगे आप लोग। दूसरा देखना है इसकी वजह से, इसकी वजह से फर्क कितना आएगा, जहां हमारा 2p था वहां रह जाएगा केवल p, ठीक है। इसका मतलब यानी इसको आधा किया हुआ है हमने, तो 2p की जगह डिवाइड में 2 और आ जाएगा। तो फॉर्मूला आप लगाएंगे, सेम फॉर्मूला लगना है, ई बी लिख दो इसको, ई बी लिखोगे ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पर आ जाएगा p अपॉन आर क्यूब, और वैल्यू रखोगे, वैल्यू रख, ये वाली सिंपल वैल्यू रखनी है सब आपको, और वैल्यू रखने के बाद फाइनल में आंसर जो आपका आएगा वो यही आएगा, 9/2 इंटू 15 क्यूब इंटू 10 की पावर कितना था यहाँ 8 था, न्यूटन पर कूलम, ये वैल्यू आने वाली है, ठीक है। यानी करना कुछ नहीं, सोल्व करना है, इसको सोल्व कर लेना है आप लोग को, सोल्व करने के बाद ये आंसर आपके आ जाएंगे। चलो, तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, इसको अच्छे से तैयार करना। अगले लेक्चर में क्या है, डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गॉस, अच्छा गॉस अब दिया, ये पहले पढ़ाना था, या फिर वो वेबर बाद में पढ़ा, ठीक है। चलो, तो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, बाकी का अगले लेक्चर में देखते हैं। इसको पढ़ना, अच्छे से तैयारी करना।